कुछ देर में टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त सबसे बड़ी खबर, ये हथियारों के साथ तस्वीरें जहां पे ये दो जो सैनिक है वो रूसी सैनिक है और फिलहाल यूक्रेन का दावा है कि इन दोनों ही रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ लिया है। यूक्रेन का ये बड़ा दावा निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच नाटो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उसकी भी बड़ी बातें दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं वो है उन दो सैनिकों की जो रूस के सैनिक है। यूक्रेन का इस वक्त दावा यह है कि हमने पकड़ लिया है और रूस को दो टुक सुना दिया है यूक्रेन ने कि हमने सारे राजनीतिक संबंध खत्म कर लिए हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम दो कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम हर हाल में लड़ेंगे। यूक्रेन ने यहां तक अपने नागरिकों को भी आगाह कर दिया है। लेकिन रूसी हमले पर नाटो का इस वक्त बयान, यूक्रेन पर हमला रोके रूस, इस वक्त सबसे बड़ी खबर। रूस अंतर्राष्ट्रीय नियम को माने, रूस की नीयत दुनिया देख रही है, ये नाटो का कहना है। इस बीच ये सबसे बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है रूस को लेकर, हमले को लेकर। दुनिया की निगाहें इस वक्त रूस पे है, नाटो का ये बयान है। और नाटो का क्या बयान है ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। रूस अंतर्राष्ट्रीय नियम को माने, अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहता है ये सभी को मालूम है, लेकिन इस बीच रूस की नीयत को दुनिया देख रही है, ये नाटो का कहना है। रूसी हमले पर इस वक्त सबसे बड़ा बयान सामने आ चुका है, यूक्रेन पर हमला रोके रूस। और इससे पहले जितनी भी दफा हम बातचीत कर रहे हैं विदेशी राजनयिकों से, उसमें तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ा फोकस यही है कि रूस की नीयत को दुनिया देख रही है। रूस की नीयत ये है, रूस की नीयत है विश्व युद्ध को लेकर, लेकिन क्या ये विश्व युद्ध को लेकर जो पूरा माहौल इसने तैयार किया है रूस ने, वो अपने कदम पीछे हटाएगा, ये सवाल सबसे अहम। लेकिन इस बीच जो यूक्रेन है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दो सैनिकों को पकड़ने का दावा, नाटो का क्या कहना है, रूस की नीयत दुनिया देख रही है, ये कहना है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। Russia, despite our diplomatic efforts and despite our clear message of sanctions. और सीधे एक एक करके हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं, हम सबसे पहले परिचय करवा दें। तो रूस यूक्रेन का वक्त युद्ध क्या इसके आगे विश्व युद्ध है, ये सवाल सबसे अहम है। और यूक्रेन पर कहर का जो माहौल बना हुआ है वो कहर क्यों है, ये सवाल भी अहम है। और यूक्रेन पर कहर का भारत पर क्या असर होगा, आज हम आपको बता रहे हैं। आज डंके की चोट पर सवाल भी यही है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो होने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमला किया गया है। रूस की आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। यूक्रेन के 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है इस वक्त। यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमला बोला है। यूक्रेन ने रूस के 2 कार्गो जहाजों पर मिसाइल से हमला बोला है। इस बीच नाटो के देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। नाटो की बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने पीएम मोदी से पूरे मामले पर दखल की मांग की है। दिल्ली में मौजूद यूक्रेन के राजदूत ने भारत रूस के मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को इस कदम की कड़ी निंदा की है और इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताया जा रहा है यूरोपियन कंट्री की तरफ से। वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यूरोप में मौजूद रूस की सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि हमारा यूक्रेन पर कोई कब्जे का इरादा नहीं है, यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे, ये कहा है रूस ने। तो ये विश्व युद्ध जैसे हालात जो बने हुए हैं उसकी तस्वीरें एक एक करके टीवी स्क्रीन पर आपके, और ये धमाकों की गूंज बताने के लिए काफी है कि रूस का इरादा क्या है। भले वो दो टूक कह दे कि हमारा इरादा कब्जा करना नहीं है, लेकिन वहां के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए क्या ये रूस का कदम सराहनीय है। ये ताजा तस्वीर है, ये जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पिछले कई घंटों से युद्ध के हालात में यूक्रेन और वहां के नागरिकों की स्थिति को आप समझिए। जिसके इर्द गिर्द, जिसके आसपास, जिसके 4 कदम की दूरी पे ये बम की थर्राहट, ये बम की आवाज हो, ये धमाकों की गूंज हो, ये फाइटर प्लेन की आवाज हो, तो वो लोग किस तरीके से सहमे हुए होंगे, खौफ में होंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति कहते हैं कि हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे रूस जितनी ताकत आजमा ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनका आम नागरिकों से अपील है कि आप सेना को ज्वाइन कर लें।
अगर रूस के सामने उनकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ती है तो उसके लिए उन्होंने आम नागरिकों से मदद की गुहार की है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति का सीधे कहना, ये फाइटर प्लेन की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये विश्व युद्ध का खतरा नहीं तो और क्या है। अभी भी रूस से पूछिएगा, सवाल पूछिएगा तो रूस का यही कहना होगा कि हमारा इरादा कब्जा का नहीं है। तो क्या बिना कब्जे के इरादे से कोई अपने फाइटर प्लेन को इस तरीके से मूवमेंट दे सकता है, वो भी दूसरे देश में? या आप तस्वीरें देखिए, एक दो नहीं, हर एक एंगल से जब तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे फिर आपको एहसास होगा कि इस वक्त किस खतरे को महसूस कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के नागरिकों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। आप कह सकते हैं मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और ये धुएं का गुबार, ये धमाकों की आवाज, ये गूंज ये ऐसी आवाज जो थर्रा दे किसी भी इंसान को। और फिलहाल जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए भी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जिसको दुनिया एक टक निगाहों से देख रही है, दुनिया की निगाहें इसी लिहाज से टिकी हुई है कि यूक्रेन के ऊपर हमले का असर दुनिया के बाजारों पे, दुनिया के संबंधों पे किस तरीके से पड़ने वाला है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। तो एक एक करके अब हम मेहमानों का भी रुख करेंगे। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम मेहमानों का रुख करेंगे। इस वक्त कौन कौन मेरे साथ है, मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं आपका। एम्बेसडर राजीव डोगरा पूर्व राजनयिक है, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल तेज टिक्को रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तेज टिक्को, कर्नल तेज टिक्को का मैं रुख करती हूँ। सर, ये एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूस का ये कहना है कि हम अभी भी, सर मैं आपके पास लौटूंगी, रूस यूक्रेन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। धमाकों में यूक्रेन के 18 लोग मारे गए हैं। मिलिट्री बेस के पास ये हमला हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई, युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। एक दो नहीं, 18 लोग अभी तक मारे गए हैं। मिलिट्री बेस के पास ये हमला हुआ था और रूस हमला कर रहा है, स्वीकार नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि हमारा इरादा कब्जा का नहीं है। लेकिन क्या इससे अलग कोई इरादा हो सकता है? ये तस्वीरें देखने के बाद हमारे दर्शक खुद समझ जाएंगे कि रूस किस मकसद से आगे बढ़ रहा है। ये फाइटर प्लेन की जो तस्वीरें हैं उसके जरिए ही पता चल रहा है कि रूस अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, अपने हथियारों का मुजाहिरा कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जहां भी यूक्रेन के जिस भी शहर की हम तस्वीरें दिखाएं, चाहे जिससे भी बात करें, उसका यही कहना है कि धमाकों की गूंज उस तक पहुंच रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस यूक्रेन युद्ध की ये तस्वीरें, तबाही की ये तस्वीरें, क्या ये तबाही का ट्रेलर है? क्या इसे हम ट्रेलर के तौर पे देखें? रूस का इरादा क्या है? रूस और क्या कदम उठाना चाहता है? नेटो की इस बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया कि दुनिया को नियत मालूम है कि रूस के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, रूस क्या साबित करना चाहता है। तेज टिक्को रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, मुझे आपसे सीधा ये समझना है कि क्या ये रूस की तस्वीरें देखने के बाद आप भी कहेंगे कि रूस वाकई किसी और इरादे से यहां मूव कर रहा है? क्योंकि वो तो कह रहा है कि हमारा इरादा कब्जा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से अब रशिया दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अगर रशिया का ये इरादा नहीं है कि वो यूक्रेन को कब्जे में नहीं लाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने ट्रूप्स अंदर भेजने की ज़रूरत थी, या कम से कम 15 शहरों के ऊपर उन्होंने मिसाइल अटैक किए हैं। और अकॉर्डिंग टू यूक्रेन फिर उनके एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट जो है शायद गुमराह करने वाला स्टेटमेंट है। अगर उनको यूक्रेन को अपने कब्जे में नहीं करना है तो फिर अपने ट्रूप्स का ऐसा इस्तेमाल करना, अपने फोर्स का ऐसा इस्तेमाल करना तो वारंटेड है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं कि एक तरफ से तो वो पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं कि हम पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते। उनकी एक्शंस ज्यादा, उनका मीनिंग क्या है वो ज्यादा जरूरी है इसके बनिस्बत कि वो क्या कह रहे हैं। और उनकी एक्शंस ही बता रही हैं कि रशिया
का मकसद है यूक्रेन को अपने कब्जे में करना, ताकि वो संभावना ही खत्म हो जाए कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा कभी भी बन सकता है, क्योंकि जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं तो वो यूक्रेन का हिस्सा कैसे बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस करने का एक तरीका ढूंढा है पुतिन ने, और वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, राजीव डोगरा सर इस वक्त पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मुझे भी आपसे यही समझना है कि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी भी रूस यही कह रहा है कि हमारा इरादा कब्जा करना नहीं है। क्या इससे अलग इरादा कोई हो सकता है? 18 नागरिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जगह जगह पे रूस के सैनिकों की तैनाती हो चुकी है, बम के धमाकों की गूंज से लोग वहां थर्रा उठे हैं। मकसद क्या है रूस का? क्यों गुमराह कर रहा है दुनिया को वो? देखिए, रूस ये तो कह नहीं सकता कि हमारा इरादा कब्जा करना है, तो वो तो हर नियम के, हर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा। तो जो अंदर आया है यूक्रेन के टेरिटरी में, उसमें एक ही इरादा हो सकता है कि या तो उसको डिफीट करेगा, उसके बाद कोई नई सरकार बनाएगा और विड्रॉ करेगा, या उसके ऊपर कब्जा करके अपना एक हिस्सा बना देगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों में से कौन सी रुख अपनाएगा रूस। और एक और बात जिसके कारण ये सब मामला बढ़ा है, देखिए 1989 से लेके 1991 तक जो सोवियत यूनियन में गड़बड़े हुई, जो भूचाल आए, और उसके बाद 1991 में जो उनका विभाजन हुआ 15 स्टेट्स में, रूस और 14 और स्टेट्स में, तो तब यूएसए ने एश्योरेंस दी थी नेटो के बिहाफ से कि भाई हम जो है नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, और यूक्रेन को कभी हम अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। एक्सपैंड तो उन्होंने कर लिया। अब रूस जो है वो घिरा हुआ है कोई 7 नेटो मेंबर स्टेट से, जो पहले एक ईस्ट यूरोप का इनका हिस्सा था, एक तरह से सैटेलाइट स्टेट्स थी सोवियत यूनियन की। तो एक तो रूस उस तरह घिरा हुआ अपने आप को पाता है, और दूसरा इसने बार बार ताकीद की थी भैया यूक्रेन को आप जरा संभाल के अलग से रखिए, क्योंकि आपने राष्ट्रपति, यूएस राष्ट्रपति के पद तक एश्योरेंस दी थी कि हम यूक्रेन में कभी नहीं आएंगे। और अब लग रहा था कि रशिया के बिल्कुल नाजुक हिस्से पे जो यूक्रेन है एज ए नेबर, उसके ऊपर नेटो कदम बढ़ाना चाहता था। मेंबर ना भी बना के अपनी फोर्सेस भी रख रहा था, ऑब्जर्वर रख रहा था, और साजो सामान भी दे रहा था। आपको याद होगा 1962 में, उससे पहले रूस ने जब, सोवियत यूनियन ने जब क्यूबा में मिसाइल्स भेजी थी, तो अमेरिका एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में कर दिया था उस इंसिडेंट में। तो रूस सोचता है कि ये जो अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं, ये हमको चारों तरफ से घेर के हमारी सुरक्षा पे ये खतरा बन रही है। तो कभी ना कभी तो ये होना था। तो जो आज हुआ है उसका जो जर्म है वो पैदा इसलिए हुआ कि जब नेटो ने अपना साजो सामान, एडवाइजर, 150 एडवाइजर थे अमेरिका के 2 हफ्ते पहले तक, जो अब विड्रॉ किया उन्होंने, तो अपनी सुरक्षा के हित में रूस को, जो रूस का रवैया है कि हमको ये कदम उठाना पड़ा। अब कहाँ तक ये कदम जाता है, वो फोर्सेस आके विक्टोरियस होती हैं या नहीं होती। अगर विक्टोरियस होती हैं तो विड्रॉ करेंगे आफ्टर चेंजिंग द गवर्नमेंट। तो ये सब जो है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज तो पहला दिन है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन की आप अगर देख पा रहे हैं, एक के बाद एक उस तरीके की ही तस्वीर जैसे युद्ध हो रहा हो, भले रसिया ना स्वीकार करे, रूस ना स्वीकार करे, लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन इस बीच अब से कुछ ही देर पहले नाटो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून को मान नहीं रहा है, उल्लंघन कर रहा है रूस। लेकिन मुझे तो ये जानना समझना है कि रूस मान क्या रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं या जिस तरह की
रिपोर्टिंग हो रही है और कई और जानकार हैं, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी असाइनमेंट्स किए हैं, तो वहाँ से भी जिस तरह की खबर मिल रही है, भाई चलिए अमेरिका का ये कहना कि भाई वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है या इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमेरिका से कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, जिसका काम है पीस एनफोर्समेंट। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो इन्हीं लोगों का ब्रेन चाइल्ड था, जो 5 विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आके एक भी स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया, एक भी ट्रुप मूवमेंट नहीं हुआ है। भाई क्यों नेटो का इंतजार किया जाए? वाई कांट यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनको क्यों नहीं डिप्लॉय किया जाता, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अभी यूक्रेन क्राइसिस हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एकदम कॉस्मेटिक हो गया है, एकदम डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, और ये एक तरह की बापौती बन गई है इन जो 5 बड़े जो विश्व शक्तियां हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि भाई नेटो पे ही क्यों प्रभावित है? भाई यूक्रेन को गुहार लगानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, और बाकी कंट्रीज को भी प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई ये प्राइवेट जागीर तो है नहीं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसका मैंडेट देखें तो उसका काम ही यही है कि भाई विश्व में शांति लाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिफंक्ट है, और इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जिसकी जो मर्जी आती है वो उसमें वीटो कर देता है, जिसकी जो मर्जी आती है वो उसमें अड़ंगा डाल देता है। तो अब नया जो विश्व ऑर्डर है या जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रीडिफाइन और रीकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल। जिसकी जो मर्जी आएगी वही करेगा, और इसके जो दूरगामी देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पे भी इसकी झुलस आ सकती है। आज अगर रशिया यूक्रेन में घुस गया है तो चीन को कोई कैसे रोक पाएगा? अगर वो अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में अपनी पैठ जमा लेता है, क्या हम उसको वहां से भगा पाएंगे? क्या वो तैवान पे अगर हमला करता है तो क्या विश्व समुदाय उसकी मदद के लिए आएगा? तो हमें इन सब चीजों पे सर आपने बहुत बड़ी बात कही है, और इसी बात को मैं बड़े कैनवस पे ले जाके समझती हूँ। और सीधे कर्नल उत्कर्ष राठौर से सर हम पूरे दिन इस मसले पे आपसे बातचीत भी करते रहे हैं, लेकिन अभी इसी पहलू को समझना है कि ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अगर अभी नेटो नहीं बोले, अभी यूएन नहीं बोले, अभी यूरोपीय कंट्री नहीं बोले, तो कल की तारीख में तो ऐसे बहुत सारे मामले आ सकते हैं सामने। माहौल रहा सुरक्षा का देश दुनिया में, तो शांति प्रिय और छोटे देश जो हैं वो उनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ जिस तरीके की हालत में आज है, उस तरीके का संयुक्त राष्ट्र संघ को तो मैं ये बोलूंगा एक ग्लोरीफाइड एनजीओ हो गया है, और सैनिक हस्तक्षेप करने की और इन्फोर्स करने की उसके पास ताकत ही नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि आज के विश्व में अगर आप तटस्थ हैं, आप कमजोर हैं और आप शांति प्रिय हैं, तो आपका अस्तित्व वाकई खतरे में है। और इसके जो भारत पे दूरगामी परिणाम हो सकते हैं वो बताए जा चुके हैं। तो इस सब चीजों के ऊपर एक बहुत जरूरी है चिंतन करने की, क्योंकि जो पावर प्ले है, पावर प्ले में से अभी तक कुछ निकल के नहीं आया, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूक्रेन को। उनकी धरती पर युद्ध हो रहा है, उनकी धरती पर आक्रमण हुआ है। तो ये चीजें दुनिया को समझनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई गारंटी लेके आना चाहिए कि जहां कमजोर, शांतिप्रिय और तटस्थ देश भी शांति से रह सके और अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इस डिबेट के जरिए निकलकर सामने आ रही है। कर्नल तेज टिक्को, मुझे भी आपसे यही पहलू समझना है कि रूस का दोस्त चीन और चीन हमारा दुश्मन, भले हमारे रूस से बेहतर संबंध रहे हो, हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, ये हम सबको मालूम है, लेकिन ये खतरा वाकई आने वाले दिनों में तो भारत के सामने भी सामने आ सकता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी उसी तरीके के हैं। देखिए, मैं एक्चुअली इस बात से बहुत हैरान हूं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस कोई इफेक्टिव रोल निभाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कब इफेक्टिव रोल निभाया है? 1947-48 में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया जम्मू कश्मीर में, और क्या हुआ? कुछ नहीं।
अभी तक कभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी एफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो एफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। तो स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा एफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है, इस पर कुछ बोल दीजिए आप। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन इस बीच छात्रों को लेकर रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, राजनाथ सिंह इस वक्त आपके सामने, और उन्होंने दो बड़ी बातें कही है कि छात्रों को लेकर भारत सरकार चिंतित है और भारत सरकार उनको लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हालांकि अभी तो फ्लाइट्स का मूवमेंट बंद है, लेकिन आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे। कर्नल तेज टिक्को, मैं आपसे यही बातें समझ रही थी और आप यूएन के हवाले से जो बड़ी बातें बता रहे थे कि यूएन ने कब स्टैंड लिया है, कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया, चाहे वो भारत का मसला हो या किसी दूसरे मुल्क का मसला हो, यूएन ने कभी स्टैंड नहीं लिया। देखिए कि कहीं पर अगर कोरिया में या कहीं और जगह पर हमें यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि दोनों पक्षों ने जो दोनों एंटेगनिस्ट थे जो लड़ाई कर रहे थे आपस में, उन्होंने एक्सेप्ट करा और फिर उस बात को आगे बढ़ाया। नहीं तो यूनाइटेड नेशंस का इराक में देख लीजिए, कुवैत में देख लीजिए, सुएज कैनाल के झगड़े में देख लीजिए, उन्होंने कोई रोल निभाया नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली क्या था, एक हैंडमेडन है, जो ताकतवर देश है उनका हैंडमेडन है। आजकल के युग में भी आप यूनाइटेड नेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1.4 बिलियन इंडियंस है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन एक तरीका है, मुझे लगता है उसको यूज करने का अपने पक्ष को ताकतवर बनाने के लिए। और आजकल क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स एक पहले यूनिपोलर था 1989 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स काफी देर तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड को लीड कर रहा था। अब चाइना उसको चुनौती दे रहा है, रशिया भी थोड़ा ताकतवर हो रहा है, तो अब हमें ये सब कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि यूनाइटेड नेशंस के पास कोई भी ताकत है कि वो अपना निष्पक्ष तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व कर सके और मजबूर कर सके किसी भी फॉर्मूला को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि यूनाइटेड नेशंस युद्ध रोकेगा, यूनाइटेड नेशन को फेयर प्ले करेगा, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। ये रियलिटीज को नहीं दिखाता, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस की जो रियलिटीज है उनको नहीं ठीक तरह से दर्शाता है। सर, आज ही हमारी बातचीत हुई है, जो अमेरिका के दूतावास के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में ये बड़ी बातें कही है, ये कहा है कि G7 की बैठक होने वाली है, उसके जरिए भी हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या अमेरिका की तरफ पे G7 की तरफ हम उम्मीद से देखें या ये भी एक बस फॉर्मेलिटी होने वाली है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, वो ये है कि रशिया तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए। अगर ये एश्योरेंस किसी न किसी तरीके से रशिया को दी जा सकती है, दी जाएगी, तो कुछ हद तक शायद ये हम एश्योर कर सकते हैं कि रशिया नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा। क्योंकि उन्होंने ये सब कार्रवाई इसलिए करी क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का एक हिस्सा बनने जा रहा था, और अगर नाटो के वो हिस्सा बन जाता तो रशिया का जो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर यूक्रेन के साथ टच कर रहा है, तो थ्रेट तो उनके बैकयार्ड में आ रही थी। तो अगर समाधान ढूंढना है तो वो इसी दायरे में ढूंढना है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, एटलीस्ट पोस्टपोन करे और फिर नेगोशिएशन को आगे बढ़ा दे। विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे भी ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार और हर एक एंगल से बड़ी बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक पहलू के बारे में आप भी बताइए कि क्या अब कोई विकल्प बचा है, अभी से शांति की हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, विकल्प तो काफी हैं। देखिए, पुतिन साहब ने भी कहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, लेकिन वो अपनी जो देश की सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो देखिए, नेगोशिएशन से तो सब चीजें हल हो सकती हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 भी आप देखिए वो कैसे खत्म हुआ, वो नेगोशिएशन से ही खत्म हुआ। तो लेकिन इसमें हमें एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। ये जो डिलेड डिप्लोमेसी है कि हमने अब G7 की मीटिंग बुलाई है, अब G7 की मीटिंग कल बुलाने का क्या मतलब है? G7 में कितने नेशंस हैं? क्यों हम वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं मिल सकते थे जब इस तरह की इमरजेंसी है? क्यों लोग हॉटलाइंस अवेलेबल हैं, क्यों वो बात नहीं कर सकते थे और डिसीजन नहीं लिया जा सकता था? क्यों यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं या जो बजाय इतने जो देश उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं या नेशंस हैं, उनकी सेनाओं को क्यों नहीं तैयार किया जा सकता और उनको वहां क्यों नहीं लैंड किया जा सकता, जिससे पीस एनफोर्समेंट कम से कम लागू किया जाए? तो अगर विश्व को इन सब चीजों से बचाना है तो विकल्प तो काफी हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई आदमी ये सोचता है, देखिए अमेरिका की हालत वो हो चुकी है कि अमेरिका अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो कहते हैं ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो अब अमेरिका को ये मान लेना चाहिए कि भाई अब वो अमेरिका नहीं रहा। और तीसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि पावर रेस्पेक्ट पावर, क्योंकि जिसके पास पावर है सुनवाई उसी की होती है, चाहे वो कंट्री ए हो या कंट्री बी हो या कंट्री सी हो। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सर मैं आपके पास आऊंगी, नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजने की बात कही है, हालात पे नजर रखे हुए हैं। सीधा सीधा कहना है नेटो का, जिसकी तरफ हम उम्मीद से देख रहे थे कि शायद यूक्रेन को सैन्य मदद मिल जाए, लेकिन अभी सीधा इनकार है। सीधा इनकार ये कि हम नहीं भेजने वाले हैं। रूसी हमले पर नेटो का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है, अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजने वाला है। हालात पे नजर रखे हुए है नेटो, यानी यूक्रेन अब अलग थलग और अकेला पड़ा हुआ। अब उसकी जितनी भी ताकत है, उसके नागरिकों की, उसकी सैन्य ताकत, उसके हथियारों की जितनी भी ताकत है, उसी के बल पे लड़ना है। एक जो उम्मीद मन में आ रही थी कि शायद नेटो मदद कर दे, अपनी सैन्य मदद कर दे, लेकिन इस वक्त क्लियर मैसेज नेटो की तरफ से, सैनिक नहीं भेजने वाले हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर, मैं आपके पास फिर आऊंगी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ये नेटो का सीधा कहना कि हम हालात पे नजर रखे हुए हैं लेकिन सैनिक नहीं भेजेंगे यूक्रेन, मतलब परेशानी, चुनौती चौतरफा अब यूक्रेन के सामने है कि सैनिक नहीं भेजेंगे, वो ग्रेजुअल रिस्पांस के अंदर आता है। आज की तारीख में नेटो कह रहे होंगे कि हम सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम खुलेगा और युद्ध आगे बढ़ेगा तो नेटो को अपने सैनिक और अपने साजो सामान को कमिट करना पड़ेगा। अन्यथा आप कैसे समझ सकती हैं कि यूक्रेन की सेनाएं, जिनकी पूरी एयरफोर्स ध्वस्त हो चुकी है, वो कैसे लड़ेंगे? तो ये चीज होगी, आएगी। इसीलिए मैं कहता आया हूं कि यूक्रेन की सेना को मोर्चा देना पड़ेगा ताकि नेटो को बाध्य होना पड़े उनकी मदद के लिए आगे आने का। अगर नेटो अपने सैनिक नहीं भेजेगा तो नेटो किस तरीके का सपोर्ट करेगा? नेटो को तो सपोर्ट करना है तो यूक्रेन की लड़ाई नेटो की लड़ाई है, अदरवाइज यूक्रेन का तो युद्ध हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। हाँ। हफ्ते भर में सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा, मुझे ये तस्वीरें दिखाने के साथ और बड़ी बातें दिखाने के साथ साथ आपसे एक पहलू ये समझना है कि क्या हम जो दिखा रहे हैं दुनिया को, जो हम बता रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ और चल रहा है? क्योंकि ऐसी बातें अब समझ में आ रही है। देखिए, दुनिया का पहला असूल और पहली रस्म ये है कि डिप्लोमेसी खत्म नहीं होनी चाहिए, बातचीत खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ। कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी लड़ाई हो। अब अफगानिस्तान की एग्जांपल देख लीजिए। 1.5 साल पहले अमेरिका ने अपना सर झुका के तालिबान से दोहा में दलील की और उसके बाद एग्रीमेंट साइन किया जैसे तालिबान ने कहा था और विड्रॉ कर लिया। तो मतलब युद्ध की स्थिति में भी अमेरिका ने कहा भाई किसी तरह मैं रास्ता ढूंढूं ताकि यहां से दामन बचा के मैं निकलूं। तो अमेरिका जो है अभी डिफीटिस्ट मोड में है और वो नहीं चाहेगा कि एक और युद्ध है वो उसका आरंभ हो। और दूसरा ये है कि नेटो कंट्रीज जो हैं
वो भी नहीं चाहती कि ये युद्ध की बातचीत और बढ़े। आखिरकार नुकसान उनका ही होगा। यूरोप ने 2 महायुद्ध पिछली सेंचुरी में झेले हैं और दोनों महायुद्ध में वो नष्ट ध्वस्त हो गया था, तो उसकी मेमोरीज अभी उनके दिमाग से उतरी नहीं है। तो इतना आसानी से ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि एक और युद्ध हो जाए जिसमें नेटो भी आ जाए। और ये देखिए, नेटो का कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नॉर्मली नेटो तब युद्ध करता है जब उसका मेंबर के ऊपर अटैक हो। यूक्रेन उसका मेंबर नहीं है और यही रशिया बार बार उनको कहता रहा है कि भाई आप मेरे द्वार पे ना आइए। जब क्यूबा पे मैंने सर मैं रोकूंगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि बाहरी इलाकों में रूस घुस चुका है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी पहुंची है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी बिल्कुल पहुंच चुकी है। लोगों के सामने, आम नागरिकों के सामने बड़ी तबाही की स्थिति, क्योंकि अगर वहां पे सैन्य ताकत उस तरीके से रूस बढ़ाए तो आप समझ सकते हैं परेशानी किस कदर होगी। जहां से पूरे यूक्रेन की लाइन और वहां पे पहुंच जाए रूस, और ये एक एक धमाके की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सुबह से मिलनी शुरू हो चुकी थी। और अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि रूसी सेना का मूवमेंट बंद नहीं है, उसका मूवमेंट जारी है और राजधानी तक वो पहुंच चुका है। ये उसके सैनिकों की मूवमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से हम आपको दोनों की तुलना करके, सैन्य ताकत की तुलना करके बता रहे हैं कि कहां यूक्रेन खड़ा है और कहां रूस खड़ा है। अगर नेटो आए तो शायद बात बने, लेकिन नहीं, नेटो ने क्लियर कर दिया हम नहीं पहुंचने वाले हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये उन रूसी सैनिकों की है जो अलग अलग प्रांतों में, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। कर्नल तेस्टिको, मैं ये तस्वीरें दिखाने के साथ सीधा सवाल आपसे ये पूछती हूं कि अब जो भयावह स्थिति है उसकी तरफ यूक्रेन आगे बढ़ा है। वो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन युद्ध के लिए सैन्य ताकत चाहिए, युद्ध के लिए हथियार चाहिए, युद्ध के लिए हौसला चाहिए। क्या क्या है रूस की तुलना में यूक्रेन के पास? जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक्चुअली सवेरे भी शायद एक ही कंसेंसस था। मैं तो यही बोलता जा रहा था कि नेटो के ट्रूप्स के पास, नेटो के पास कोई खास विकल्प अवेलेबल नहीं है नेगोशिएशंस के अलावा। वो अपने ट्रूप्स कमिट नहीं करेंगे। और जैसा अभी बताया गया कि भाई यूक्रेन तो नेटो का हिस्सा है ही नहीं, और नेटो के ऊपर जब हमला नहीं हुआ तो नेटो अपने ट्रूप्स कैसे कमिट कर सकेगा। ये बात तो पहले दिन से ही पता था। लेकिन फिर ये बात भी है कि जब यूक्रेन एक बेलिजरेंट स्टैंड ले रहा था तो नेटो ने भी तो उसको बहुत एनकरेज किया। नेटो ने भी तो रशिया को कई सारी धमकियां दी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर आपने हमला किया ये करेंगे वो बदले करेंगे। हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, नेटो हो, सबके सुर बदले हुए। लेकिन बदले हुए सुर के मायने क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है जिसपे हमारी निगाहें हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पे लगातार हम आपको तस्वीरों के साथ विश्लेषण दिखाएंगे। आ रही है यूक्रेन पर रूस के हमले से जुड़ी हुई ब्रिटेन के पीएम ने इस वक्त बड़ी बातें कही है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस के हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है? दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को माना है, यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। बोरिस जॉनसन ने इस हमले को लोकतंत्र और लोगों की आजादी पर हमला करार दिया है। अब उन तमाम देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है जो कि प्रभावित होंगे या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े रहे। तो उसमें एक ब्रिटेन भी है और उसके प्रमुख ये बातें कह भी रहे हैं। ब्रिटेन के लोग यूक्रेन के साथ है, ये कहना है सीधे सीधे बोरिस जॉनसन का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे मुश्किल की इस घड़ी में ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। बोरिस जॉनसन ये कहा है, इस हमले को लोकतंत्र और लोगों की आजादी पर हमला करार दिया है बोरिस जॉनसन ने, और दुर्भाग्यपूर्ण माना है इस घटना को, क्योंकि जो रूस के सैनिक वहां पे तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वहां हमला बोल रहे हैं, जैसे धमाके की तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद ये साफ हो चुका है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि रूस का इरादा वो तो नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है।